हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। तो हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बोला गया है इंट्रोडक्शन, तो पहले हमें जानना होगा, बेसिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। बेसिक जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको बेसिक जानकारी नहीं प्राप्त रहेगा तो अर्थशास्त्र शायद आपके लिए हार्ड हो जाएगा। और बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि इकोनॉमिक्स जो पढ़ना है वो काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो हम लोग उसको आसानी से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले उसकी हम लोग बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बेसिक जानकारी में क्या है कि अर्थशास्त्र होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र होता क्या है, तो बोला क्या गया है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की क्या बताया गया है, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं और सेवाओं को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। उसके बाद उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, विनिमय एक्सचेंज करते हैं, उपयोग और राजस्व का इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसी को कहा जाता है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है, तो धन। बताया गया है कि अर्थ का मतलब क्या होता है, तो धन होता है, और शास्त्र का मतलब होता है उसका अध्ययन। यानी जब धन के अध्ययन को हम लोग पढ़ते हैं उसी को कहा जाता है अर्थशास्त्र। अब ये सवाल उठता है कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अर्थशास्त्र की जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है। तो ये भी हम लोग जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र के बारे में कि सबसे पहले जो नाम हमारे मन में आता है वो आता है एडम स्मिथ का। क्यों एडम स्मिथ का नाम आता है, क्योंकि अर्थशास्त्र का इन्हें जनक कहा जाता है। इन्हें अर्थशास्त्र का क्या माना जाता है, जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपसे पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिए ये सवाल आपके एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है या मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिनका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया क्या है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को क्या माना है, धन का विज्ञान माना है। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने माना है, तो एडम स्मिथ ने माना है। और ये पुस्तक कब लिखा गया है, तो 1776 में पुस्तक लिखा गया है। ये भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम बार बार पूछा जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा। पूरा नाम आप याद रखिएगा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में इसका आपको नाम याद रखना होगा वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है, तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अल्फ्रेड मार्शल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अल्फ्रेड मार्शल, जिनका शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ आपके एग्जाम में मार्शल ही दिया रहता है। देखा क्या गया है एमसीक्यू में कि मार्शल देकर के छोड़ दिया जाता है, लेकिन पूरा नाम आपको याद रखना होगा अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने 1890 में एक पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक का क्या नाम है, याद रखिएगा। इस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ज़्यादातर जो सवाल है वो इंग्लिश में, जो पुस्तक के नाम है ज़्यादातर आपको इंग्लिश में ही दिए रहेंगे। हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं ये नहीं सोचिएगा कि वो हिंदी में प्रश्न दिए रहेंगे। जो किताब के नाम देखे गए हैं तो वो ज़्यादातर जो किताब के नाम है वो इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, तो आपको इंग्लिश का नाम भी याद रखना होगा। पुस्तक का क्या नाम है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र का सिद्धांत। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो यह पुस्तक लिखा गया है मार्शल के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है। याद रखिएगा इस पुस्तक में उन्होंने क्या दिया है, तो कल्याण संबंधी परिभाषा दिया है। और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि मानव कल्याण संबंधी जो परिभाषा है वो किनके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है मार्शल के द्वारा। इन्हें व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। इन्हें क्या कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम लोग किन्स के बारे में। जे.एम. किन्स के बारे में सवाल क्या पूछे जाते हैं, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया। इस पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और 2023 में, याद रखिएगा 2023 में बिहार बोर्ड में, 2023 के बिहार बोर्ड में ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, कि पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक लिखा गया है किन्स के द्वारा। यह पुस्तक लिखा गया है। लिखा क्या जाता है कि जे.एम. किन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र को 1930 में एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। 1930 में एक अलग विषय के रूप में इन्होंने स्थापित किया है, जिसके कारण इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का क्या बोला जाता है, जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मैक्रो। याद रखिएगा फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है किन्स को कहा जाता है। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है रॉबिन्स का। याद रखिएगा लॉर्ड रॉबिन्स का 1932 में उन्होंने एक पुस्तक लिखा है
एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की दुर्लभता का सिद्धांत दिया। यानी ये पुस्तक जो लिखा गया है 1932 में पुस्तक लिखा गया है, और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि एन एसे ऑन द नेचर सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस के पुस्तक के लेखक कौन है, तो रॉबिन्स हो जाएंगे। और यह पुस्तक कब लिखा गया है, तो 1932 में यह पुस्तक लिखा गया है। इसके बाद जो नाम आता है वो आता है सैमुअल्स का। सैमुअल्स के बारे में जान लेते हैं, ज़्यादा जानकारी इनके, क्योंकि जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उतना हमें ज़्यादा जानना जरूरी होगा। तो ये सवाल यहाँ से क्या पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र को, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र, अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र किसने माना है, तो वो माना है सैमुअल्स ने माना है। और इतना ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विकास, अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र किसने माना है, तो सैमुअल्स ने माना है। इसके बाद थोड़ा सा, ये सब तो विदेशी नाम हो गए, थोड़ा सा हम लोग अपने देश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारे देश में भी एक थे दादा भाई नौरोजी, इनसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने 1867 में, देखिए कितना पहले की बात बताई जा रही है, 1867 में एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यह पुस्तक लिखा गया है। बताया क्या है इसमें, इन्होंने धन निकासी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सवाल बार बार पूछे गए हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात किसने कहा है, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा है। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बोला है कि भारत में गरीबी, जो भारत में आज जो गरीबी है वो औपनिवेशिक शासन के कारण, यानी भारत में जो औपनिवेशिक शासन थे, यानी भारत में जो अंग्रेजों ने जो शासन किया है उसी के कारण आज हमारी गरीबी की जो हालत है गरीबी का, वो उसी के कारण हुआ है। यह भारत की संपदा और समृद्धि को कम कर रहा है, और उसी के कारण आज हमारी जो संपदा और समृद्धि जो है वो कम हो रही है। इन बातों को दादा भाई नौरोजी ने कहा था अपनी पुस्तक प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में। तो इतनी बातें हमें जानना जरूरी था। अब हम लोग आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमें बेसिक जानकारी जरूरी थी कि अर्थशास्त्र होता क्या है और अर्थशास्त्र के बारे में से किन किन अर्थशास्त्री ने क्या क्या बात बताई है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे। सबसे पहला है, बताया क्या जा रहा है कि आर्थिक क्रिया के आधार पे, किसके, तो आर्थिक क्रिया के आधार पे बताया जा रहा है कि नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है रैगनर फ्रिश। याद रखिएगा, आर्थिक क्रिया के आधार पे नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है रैगनर फ्रिश 1933 में, और ये सवाल 2023 में पूछा गया है। देखिएगा क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इन बातों को भी ध्यान दीजिएगा। तो पूछा क्या गया है कि 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में इन्होंने बांटा है, और यह सवाल पूछा गया है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा है और कब बांटा है। तो बांटा किसने है, तो रैगनर फ्रिश ने बांटा है। कब बांटा है, 1933 में बांटा गया, और बिहार बोर्ड के 2023 में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला नाम क्या आता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, और दूसरा जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दूसरा जो नाम है वो है समष्टि अर्थशास्त्र का। दूसरा नाम क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। और माइक्रो और मैक्रो ये दोनों जो शब्द है वो कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है, और ये सवाल भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं कि जो माइक्रो है यानी जो व्यष्टि है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो यह एक तरह का ग्रीक शब्द है या ग्रीक भाषा बोल सकते हैं, और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों शब्द जो हैं वो कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है। अब आते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या। तो बताया क्या जाता है कि यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है। अर्थशास्त्र के दो भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है कि यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक क्रिया और आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर पहले तो आर्थिक क्रिया बता दीजिए हमें, आर्थिक क्रिया होते क्या है। तो पहले हम लोग उसको भी जानेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो शाखा है, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों की क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया एक फर्म का जब हम अध्ययन करेंगे तो कहेंगे यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का हो गया। एक उत्पादक, एक व्यवहार, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग आर्थिक क्रिया होती क्या है ये जान लीजिए। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछेंगे हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है या आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्या बताया गया है, तो बोला गया है कि असीमित आवश्यकताएं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है,
और सीमित क्या है, साधन। साधन क्या है हमारे पास, सीमित है। साधन क्या है हमारे पास, तो सीमित है, लेकिन आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। तो साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित है। यानी बोला क्या गया है कि आर्थिक क्रिया उस क्रिया को क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया उस क्रिया को कहा जाता है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं से है। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है, तो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली जो भी साधन है उस सभी को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। यानी हमारे मन को जो संतुष्ट पहुंचाएगा, हमारे मन के या आवश्यकताओं को जो संतुष्ट पहुंचाएगा, उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा कि आर्थिक क्रिया कितने प्रकार का होता है। तो आर्थिक क्रिया जो होते हैं, ये याद रखिएगा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो उपभोग जिसको हम लोग कंजप्शन कहते हैं, उत्पादन जिसको हम लोग प्रोडक्शन कहा जाता है, विनिमय एक्सचेंज और निवेश इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारी क्या है, आर्थिक क्रिया के प्रकार है। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आर्थिक क्रिया के प्रकार लिखे। आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इस चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला आता है उपभोग। उपभोग किसे कहा जाता है, यानी कंजप्शन किसे कहा जाता है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। यानी अपने मन के संतुष्टि या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और जो सेवाओं का हम उपभोग करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहा जाता है, उपभोग कहा जाता है। मार्शल के अनुसार, मार्शल ने बोला था कि उपभोग एक नकारात्मक उत्पादन है। उपभोग क्या है, एक तरह का नकारात्मक उत्पादन है। तो मनुष्य न तो किसी, देखिए जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में, जिस तरह से हम लोग एनर्जी का ना हम लोग एनर्जी नैदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ना उसे हम बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, उसी तरह से बताया क्या जा रहा है कि मार्शल ने बताया है कि मनुष्य ना तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है और न विनाश कर सकता। ये कहना किसका है, तो ये कहना है मार्शल का। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे हैं कि मनुष्य न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता और न विनाश कर सकता। यह बात किसने कहा है, तो यह बात जो है वो मार्शल ने कहा है। यह बात किसने कहा है, तो वो बात मार्शल के द्वारा कहा गया है। इसके बाद आता है उत्पादन। उत्पादन है क्या, तो बोला गया है कि उत्पादन व आर्थिक क्रिया, ये भी एक तरह का आर्थिक है, बताए थे आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार। उसी तरह से उत्पादन एक तरह का आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता से है, यूटिलाइज से है। उपयोगिता यानी यूटिलाइज अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है। उत्पादन क्या है, तो एक तरह का आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या जानते हैं, वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि करने से है। इसके सवाल यहाँ से जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछा गया है कि उत्पादन के घटक का नाम बताइए। उत्पादन के कौन कौन से घटक होते हैं, या एजेंट बोला जाता है, घटक को इंग्लिश में बोला जाता है एजेंट। उत्पादन के एजेंट बताइए, तो भूमि, उत्पादन के लिए भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, संगठन चाहिए और उद्यमिता चाहिए। ये उत्पादन के घटक है। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे गए हैं कि इनमें से कौन उत्पादन के घटक है। जब इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे, देखिए याद रखिएगा चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने के बाद चैप्टर 1 से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे उसके हम लोग एमसीक्यू को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो याद रखिएगा पहले तो ये सब्जेक्टिव जान लीजिए, इसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आता है विनिमय। विनिमय क्या है, विनिमय यानी एक्सचेंज, याद रखिएगा। तो विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय, याद रखिएगा क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। यानी क्रय विक्रय जो भी हम लोग खरीद बिक्री करते हैं ना, यानी खरीद बिक्री जो भी हम लोग करते हैं, क्रय विक्रय जो भी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है। उसी को कहा जाता है विनिमय। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। यानी उसमें उस वस्तु का क्या दर्शाया रहता है, कीमत दर्शाया। जैसे हम मार्केट हम जाते हैं, जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर उसका कीमत निर्धारित किया हुआ रहता है, उसी को क्रय विक्रय कहा जाता है। और यह विनिमय का भाग है, यानी विनिमय यानी एक्सचेंज का भाग। जब हम उसे पैसा देंगे वो हमें वो वस्तु को देगा, तो इसी को कहा गया है विनिमय बोला जाता है। विनिमय या कीमत निर्धारण को भी 2 भागों में बांटा गया। देखिए हम लोग कितना आसानी से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अब कीमत निर्धारण को भी या विनिमय को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है वस्तु कीमत, एक होता है वस्तु कीमत निर्धारण जिसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं से है। विभिन्न दशाओं से है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता से है। याद रखिएगा ये सारे टॉपिक को हमें पढ़ना है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, एकाधिकार क्या होता है
अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे की ओर बढ़ेंगे, जब हम चैप्टर 4, 5, 6 में जाएंगे तब वहाँ पे आपको प्रतियोगिता, एकाधिकार, ये सारी बातों को जानकारी। अभी इतना ही समझ लीजिए कि वस्तु कीमत निर्धारण जो है इसका संबंध किससे है, तो बाजार की विभिन्न दशाओं से है, में वस्तु की कीमत निर्धारण से, यानी उस पर वस्तु का कीमत क्या रहेगा, निर्धारित रहेगा। इसी को वस्तु कीमत निर्धारण कहा जाता है। इसके बाद होगा साधन कीमत ना। अब जो वस्तु है, अब वस्तु के उत्पादन में बहुत सारा साधन का इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए किसी चीज़ की खेती करते हैं तो खेती करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसी आवश्यकताओं को हम लोग बोलते हैं साधन बोलते हैं। यानी जब हम खेती करते हैं, मान लीजिए हमने चावल की खेती की, तो चावल की खेती करने में जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसी को साधन, उसको साधन कीमत निर्धारण कहा जाता है। इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों की कीमत निर्धारण से है, यानी उस साधन की क्या कीमत है उससे है। जैसे कि कीमत, ब्याज, श्रम की कीमत, पूंजी की कीमत आदि से है। इस क्रिया को हम लोग वितरण कहते हैं, याद रखिए। इसी को वितरण भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वितरण कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग निवेश। निवेश क्या होता है, निवेश कहने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या होता है, तो बताया जाए कि निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य के वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूंजीगत, भविष्य की सेवाओं और वस्तुओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं से उत्पादन से, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। समझने की बात क्या है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि जब हमारे माता पिता हमें पढ़ा रहे हैं, जो माता पिता हमें जो पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट क्यों किया जा रहा है, ताकि भविष्य में हमारे द्वारा उन्हें क्या हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो इन्वेस्टमेंट एक तरह का आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है, यानी हमारी लाभ से जुड़ा हुआ है। उसी को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब है कि अर्थशास्त्र के विषय में सामग्री विचारधारा। ये भी आपके सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं कि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री। अब एक ही एग्जाम में सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ये नहीं कि सर ये सारा सवाल एक ही एग्जाम में पूछा गया, नहीं। आप जब प्रीवियस से प्रश्न उठाकर देखिएगा तो 2010 से लेकर के 2023 तक जब उठाकर देखिएगा तो उन सभी में से ये इन टॉपिकों से प्रश्न जरूर पूछे गए हैं। उनमें से इन टॉपिकों से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या जानना है कि अर्थशास्त्र के विषय सामग्री विचारधारा किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहला जो विचारधारा है वो है धन संबंधी विचारधारा। ये सवाल जो है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि धन संबंधी विचारधारा यानी वेल्थ कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया। तो यह दिया एडम स्मिथ ने, JBC जिसको हम लोग जेम्स बैप्टाइस्ट से के नाम से जानते हैं, वाकर, सीनियर, JS मिल आदि, इन्होंने धन संबंधी विचारधारा प्रस्तुत किया गया है। तो आपके एग्जाम में नाम दे दिए जाते हैं कि धन संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया है। तो यह प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया है, तो यह प्रस्तुत किया गया है एडम स्मिथ के द्वारा, JBC के द्वारा, वाकर, सीनियर, JS मिल के द्वारा किया गया है। इसके बाद आता है कल्याणवादी या मानव, याद रखिए, कल्याणवादी या मानव कल्याण विचारधारा यानी वेलफेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो वेलफेयर जो कॉन्सेप्ट है वो दिया मार्शल ने, पीगू, कैनन, एली, वेबरिज, ये आदि नामों को आपको याद रखना होगा। इन्होंने कल्याणवादी या मानव कल्याणवादी विचारधारा दिया है और ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, तो मानव कल्याणवादी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया है। इन सभी नामों में से एक नाम आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा, या तो मार्शल दिया जाएगा, पीगू, कैनन, इनमें से कोई एक ही नाम आपको दिया जाएगा, सभी नामों को आपस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग दुर्लभता के बारे में। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया, स्कैर्सिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो यह दिया किसने, तो रॉबिन्स ने, विकस्टीड ने, इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया। अब दुर्लभता संबंधी परिभाषा दिया तो इसमें है क्या, तो हमारे बताया गया कि हमारे पास सीमित साधन है, साधन हमारे पास क्या है, सीमित है, और असीमित उसके साध्य यानी आवश्यकताएं हमारी क्या है, उससे ज़्यादा है, जिसके कारण हमें चुनाव की समस्या हो जाती है। और ये सवाल आपके एग्जाम में 2023 में पूछे गए हैं कि चुनाव की जो समस्या है, ये परिभाषा जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। आंसर में हो जाएगा रॉबिन्स के द्वारा दिया गया। ज़्यादातर जो ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो रॉबिन्स के बारे में ही दिए जाते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है विकास केंद्रित परिभाषा, विकास केंद्रित विचारधारा किसने दिया, यानी ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो यह ग्रोथ कॉन्सेप्ट जो है वो सैमुअल्सन के द्वारा दिया है। इनके अनुसार बताया क्या जाता है कि अर्थशास्त्र में सीमित साधनों का वितरण एवं सीमित साधन, क्योंकि हमारे पास साधन जो है वो सीमित है, तो सीमित साधनों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन एवं आर्थिक विकास दोनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन्होंने बताया क्या है, और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि इन्होंने क्या बताया है कि पूछा सवाल आपको, देखिए पहले समझ लेते हैं सवाल क्या पूछा गया। पूछा क्या गया कि किनके अनुसार अर्थशास्त्र में, ये 2023 में पूछा गया है, ये जो सवाल है 2023 में पूछा गया है कि किनके अनुसार सीमित साधनों का वितरण एवं आर्थिक विकास दोनों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो यह सैमुअल्सन के अनुसार किया जाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग को पढ़ना है और इसकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। अब आ जाते हैं हम लोग अर्थशास्त्र की दो प्रकृति, अर्थशास्त्र का नेचर के बारे में। ये भी सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि अर्थशास्त्र की प्रकृति बताइए। तो अर्थशास्त्र की दो प्रकृति है, एक है वास्तविक विज्ञान, दूसरा है आदर्श विज्ञान। कहीं कहीं आदर्शक भी लिख देता है, कहीं कहीं आदर्शक भी लिख देता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव साइंस कहा जाता है, इसे नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक आ गया, देखिए यहाँ पे वास्तविक का मतलब क्या होता है, सच। वास्तविक का मतलब बोल सकते हैं रियल बोल सकते हैं, वास्तविक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल। तो है क्या वास्तविक विज्ञान, बताया क्या जा रहा है कि एडम स्मिथ, प्रोफेसर जेबी से सीनियर एवं प्रोफेसर रॉबिन जैसे अर्थशास्त्रियों को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। अब आपके मन में होगा कि वास्तविक श्रेणी में रखा गया तो है क्या, तो बताया जाता है कि वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्याओं को वे जैसी है एज दे आर के रूप में अध्ययन किया, मतलब जो समस्याएं हैं उसी रूप में है, और उसी के अध्ययन को उसका कारण क्या है और उसके परिणाम का जब हमें पता चलता है कि वो कारण किसके कारण हुआ है या उसका क्या परिणाम होगा, उसी को हम लोग बोल सकते हैं वास्तविक विज्ञान। जैसे बोल सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल आपको दिया के बताया जा सकता है, किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया और जहर खाने से उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि कारण क्या है, तो उसने व्यक्ति क्या कारण बताइएगा, उन्होंने जहर खाया, जहर खाने के कारण उसकी क्या होगा, परिणाम क्या निकला, तो जहर खाने के कारण उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ पे वही बताया जाए कि उदाहरण यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में देखिए यहाँ पे बताया गया है। एक व्यक्ति बताया गया यदि कोई व्यक्ति जहर खा लिया हो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कारण और परिणाम है, इसमें कारण और परिणाम है। कारण क्या है, तो उन्होंने जहर खाया, परिणाम क्या निकला, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है जो हमारे अभी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमत निरंतर बढ़ रही है। हम लोग जान रहे हैं ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, कीमतें निरंतर बढ़ रही है, और इसकी कारण क्या है, तो इसकी कारण है जनसंख्या बोल सकते हैं। इसकी कारण क्या बोल सकते हैं, कीमत बढ़ने के कारण क्या है कि वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, वस्तुओं का प्रोडक्शन कम हो रहा है। अगर उपयोग ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो उसकी कीमतें क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या जान लेते हैं, आदर्श विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। नॉर्मेटिव साइंस किसे कहा जाता है, याद रखिएगा नॉर्मेटिव साइंस किसे कहा जाता है। तो पहले तो जान लेते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस के बारे में किस श्रेणी में किनको किनको रखा गया है। तो मार्शल, पीगू, किन्स जैसे अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में रखा गया, इन सभी को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। इन्होंने क्या बताया है, तो आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है, यानी आदर्श विज्ञान में उसका विश्लेषण। जब आज हम लोग टीवी में न्यूज़ खोलते हैं ना, तो बराबर शाम में देखिएगा तो क्या दिया हुआ रहता है, दो लोग आपस में बैठ जाएंगे और उस पर डिस्कशन होते रहता है, उस पर क्या होते रहेगा, डिस्कशन होते रहता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में विश्लेषण किया जाता है। दो लोग आपस में बैठ के उसका विश्लेषण करते रहेंगे और इसमें क्या होना चाहिए। अब देखिए हम लोग आदर्श विज्ञान में क्या पढ़ते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, इसका इसमें जिक्र किया जाता है, इसका क्या होना चाहिए। जब आप इसके उदाहरण को पढ़िएगा तब आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, दिया गया है कि भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पहली बात है तो हमारे यहाँ भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने से उसका उपयोग, वस्तुओं का उपयोग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और साधन हमारे पास क्या है, सीमित है। तो अब कहा गया है
कि अब उस साधन सीमित है और वस्तुओं का उपयोग बढ़ रहा है तो कीमतें क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कीमतों को बढ़ने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, उन उपाय को जब बताया जाएगा उसी उपाय को हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, आदर्श विज्ञान में आ जाता है। ये क्या आ जाता है, आदर्श विज्ञान में आ जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता। देखिए जहां तक आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस तरह से, उसी तरह से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जहां एक्सप्लेन की ज़रूरत है वहां पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। जहां पे आपको लगता है कि बस इसे जान लेना जरूरी है, जो एग्जाम में जितना ही आपसे पूछा जाए, तो वही चीज़ है यहाँ पे है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता, आपको 3 विशेषताएं एग्जाम में लिख देनी है। कौन कौन, तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन, अति सूक्ष्म चर का अध्ययन और व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। ये तीनों जो अध्ययन है, यानी व्यक्तिगत आर्थिक इकाई और आर्थिक क्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया है। सूक्ष्म चर हमारे पास जो वैरायटी है उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे और वस्तु के कीमत के निर्धारण के बारे में जब अध्ययन करेंगे, यही सब जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, विशेषताएं हैं। तो आपके एग्जाम में विशेषताएं बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्षेत्र या सिद्धांत या उसकी शाखाएं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, ये भी इस तरह से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या सिद्धांत के बारे में पूछी जाती है, या उसके शाखाओं के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो बताया जाता है कि वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, यानी आपसे पूछा जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत बताइए, तो सबसे पहला सिद्धांत यही है, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसके अंतर्गत मांग का सिद्धांत और लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत दोनों को हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा हमें साधन कीमत निर्धारण, दूसरा है हमारा साधन कीमत निर्धारण, जिसके अंतर्गत मजदूरी आ जाएगा, लगान आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, लाभ, ये सब क्या है, साधन कीमत। और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत है, जिसमें से ये चारों में से एक ऑप्शन दिया रहेगा तो कौन है, या नहीं पूछा रहेगा तो 3 इसमें से नाम दिए जाएंगे और एक जो नाम है वो उसमें नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो आता है वो आता है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत बताया जाता है। तो ये तीनों जो है आपका क्या है, सिद्धांत है, और एग्जाम में पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत को लिखिए या उसकी शाखाओं को क्या कीजिए, लिखिए। इसके बाद जो आता है वो आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। अब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी तो जरूरी है कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने से क्या क्या हमें फायदा हो सकता है ये हम जान लेते हैं। तो कहा गया है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान के लिए, अगर हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान करना है तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। इसके अलावा दूसरा बताया जाए, आर्थिक समस्या के निर्माण में सहायक होगा। आर्थिक समस्या, जो भी हमारे आर्थिक समस्या होती है उसके निर्णय में, निर्माण नहीं होगा यहाँ पे, निर्णय में, माफ कीजिएगा, निर्णय में सहायक होगा। यानी उसका निर्णय लेने में हमें जब ज्ञान होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, तब आसानी से हम उसका क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक नीति के निर्धारण में, आर्थिक नीति का क्या होगा, निर्धारण में क्या होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र हमें महत्व पहुंचा सकता है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक होगा। व्यवहारिक जीवन में भी अर्थशास्त्र के ज्ञान के बारे में हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली के ज्ञान में सहायक हो गया। यानी पूंजीवादी जो प्रणाली, जब हम लोग पढ़ेंगे पूंजीवादी के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, तो वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि पूंजीवादी प्रणाली के ज्ञान के बारे में हमें जानने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर 1 में है दिया गया। तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आता है लिमिटेशन, जो आपका लास्ट टॉपिक है, यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिसीमाएं यानी लिमिटेशन क्या क्या है। तो 4 लिमिटेशन के बारे में ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का लिमिटेशन लिखिए, यानी परिसीमाएं लिखिए। कौन कौन है, तो समग्र नहीं बल्कि अंश का अध्ययन। कहा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग पूरी जानकारी यानी पूरे समग्र की जानकारी नहीं लेते हैं, सिर्फ एक छोटे से अंश की उसकी जानकारी हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। दूसरा है अपर्याप्त विश्लेषण, यानी इसमें जो विश्लेषण होगा वो अपर्याप्त होगा, पूरा विश्लेषण नहीं होगा। अवास्तविक मान्यता पर आधारित होगा, यानी वास्तविक ना अवास्तविक मान्यता पे ये क्या होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र आधारित होगा, ये बताया गया है। और मुक्त व्यापार विचार पर आधारित होगा, मुक्त व्यापार विचार पर क्या होगा, ये आधारित होगा। तो यही चैप्टर था, चैप्टर फर्स्ट हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या मिलेंगे, एमसीक्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इससे जुड़े हुए क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे।